सीड की जो कवरिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके इंडोस्पर्म जो होते हैं, है ना, वो सारे जब एक बैक्टीरियल एक्शन होने के बाद या फंगल एक्शन होने के बाद सारे नष्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया और फंगस किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है जी, डिकम्पोज करता है। क्या करता है? डिकम्पोज करता है, यानी उसको सड़ाता है। तो यहां भी उसी तरह से होता है ना। दूसरी बात है कि सीड का जर्मिनेशन हुआ और इस सीड के ग्रोइंग की अलग अलग सीजन भी होती है। अब जैसे आप मान लिया जाए विदाउट सीजन के कोई भी सीड को यदि ग्रोइंग करवाना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक फेज फिक्स होती है, उस फेज के अंदर ही वो ग्रोइंग करेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता है। उसके लिए वो कंडीशन, जो कंडीशन ग्रोइंग के लिए होनी चाहिए, वो कंडीशन नहीं मिल पाता है, वो कंडीशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो ग्रोइंग उसकी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो ये हमने सीड की ग्रोइंग की बात कर रहे हैं ना, सीड की ग्रोइंग की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि सीजन फिक्स होती है। आप बहुत सारे क्रॉप्स को लगाते हैं, जैसे रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ये सभी क्रॉप्स को अब आप रबी क्रॉप्स को यदि खरीफ क्रॉप्स में लगाएंगे तो वो क्या लगेगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए वाटर एक नियमित ढंग से चाहिए और उस समय बारिश बहुत अधिक होती है। आप पानी पीते हैं तो एक लिमिट पर पानी पीते हैं, ज़्यादा आपको पानी पिला दिया जाए तो आप रख नहीं सकते हैं, यानी आपके लिए सुटेबल वो नहीं होगा। उसी तरह सीड के लिए भी सारे फैक्टर्स सुटेबल होनी चाहिए, वो सनलाइट हो या वो विंड हो या वह वाटर हो। तो एग्रीकल्चरल जितने भी होते हैं वो सीड के लिए, सीड को सबसे पहले क्या करते हैं जी, पूरे फील्ड में वो लगाते हैं। ठीक, कुछ दिनों के बाद वो सीड से सीडलिंग आती है और वो सीडलिंग से धीरे 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 वो प्लांट्स बनता है। तो कैसे कैसे बनता है वो तो हम पहले बताए थे, जो कि आप पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स होना चाहिए, वो एबायोटिक फैक्टर्स हो या बायोटिक फैक्टर्स हो। दूसरा है कि उसके लिए हार्मोन। तीसरा फूड। तो हाँ, अब बात करेंगे कि आप कह सकते हैं कि सर सीड में कैसे भोजन बनेगा, क्योंकि वहाँ तो ये क्लोरोफिल है नहीं। हाँ, उसमें सारे फूड्स को उसके इंडोस्पर्म में संग्रहित किया जाता है और जब तक उसकी ग्रोइंग पूरी तरह से नहीं होती है तब तक वो फूड वहाँ काम करता है, यानी जो उसमें संग्रहित फूड है उसी फूड से वो यूटिलाइज करता है, यानी यूज करता है। यूज करने के बाद उसकी ग्रोइंग होती है। जब उसके प्लाम्यूल पार्ट से, जो हमने अभी कहा सूट एपेक्स की जो वृद्धि हुई है, वह सूट एपेक्स में पत्तियां छोटी छोटी निकलती है और वही पत्ती में क्लोरोफिल होता है, यानी उसके सेल में। तो क्लोरोफिल सनलाइट के जैसे ही फेस में आता है वो क्या होता है जी, क्रिएट हो जाता है, उत्परिवर्तित हो जाता है। और जब वह क्रिएट होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। तो हम ये भी जानेंगे कि एक फिक्स वेवलेंथ में, एक फिक्स वेवलेंथ जो सन की होनी चाहिए, उस वेवलेंथ में जब सनलाइट, उस सनलाइट की जो वेवलेंथ है
वो फिक्स वेवलेंथ जब क्लोरोफिल पर पड़ती है तो वह क्रिएट होती है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो उसकी फिक्स वेवलेंथ 680 nm या 700 nm की वेवलेंथ जब उस पर पड़ती है तब वो क्या होता है जी, ग्रो करता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसमें क्या बनता है, सबसे पहले 6CO2, आप लोग केमिकल्स फार्मूला को नोट करते जाएंगे, 6CO2 प्लस 12H2O प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके बाद एरो दे के लिखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। समझ गए? अब देखिए, एक फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड और फिक्स हाइड्रोजन यानी जल, ये एक लिमिट होती है किसके लिए जी, फूड प्रिपेयरिंग के लिए। यानी प्लांट्स में जब फूड बनता है तो उसके लिए फिक्स जो अमाउंट होती है वो इस प्रकार, किस प्रकार कि अभी हमने कहा कि 6CO2 यानी 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O यानी 12 भाग हाइड्रोजन, और सनलाइट तो मिल ही रहा है, उसकी भी वेवलेंथ फिक्स है, कितना, तो 680 nm और 700 nm। और क्लोरोफिल की अमाउंट तो फिक्स नहीं होती है, वो हर एक प्लांट सेल में उसकी उपस्थिति अलग अलग तरह से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है, और ल्यूकोप्लास्ट तो वाइट पिगमेंट है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो आप लोगों को अभी इतना डिटेल से नहीं जानना है, ये यानी 9 to 12 के विद्यार्थियों को जानना जरूरी होता है। आप तो 5 क्लास के बच्चे हैं। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्लोरोफिल जब एक्टिव होंगे, ये सब फैक्टर्स होने के बाद, तो सबसे पहले क्या बनेगा जी, C6H12O6 जहां लिखे हुए हैं उसके नीचे लिखिए ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज के, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यही ग्लूकोज से जब ब्रेकडाउन होता है सेल, प्लांट के सेल में, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। वह पायरुविक एसिड के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ेंगे। वह 10 स्टेप में टूटता है, 10 स्टेप में टूटता है, और 10 स्टेप में अलग अलग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब वह पूरी तरह से टूट जाएंगे तो उसमें पायरुविक एसिड बनेगा, और वह पायरुविक एसिड एडीपी के फॉर्म में होगा। एडीपी यानी एडोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट मिल जाने के बाद एडोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जब पूरी तरह से बन जाती है तो सेल के किस भाग में वो संचित होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के उपरांत वह एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है बाय द सेल, और फिर हमारे हर एक एक्टिविटीज को वो एनर्जी सुचारू रूप से चलाती है। तो इस तरह हम बात करें कि जब छोटी छोटी उसमें लीफ निकल आती है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया हुई, वहाँ फूड से एनर्जी रिलीज हुई, वह एनर्जी प्लांट सेल के द्वारा यूटिलाइज किया गया, और फिर उसकी विकास होती है। तो यहाँ थोड़ी सी चर्चा की गई है क्रॉप्स के बारे में, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या सब आता है जी, जैसे रबी क्रॉप्स अप टू नवंबर में लगाया जाता है उसको। जितने भी रबी क्रॉप्स हैं, जैसे वीट हैं, या आपके जैसे किंकर आर्चिनम यानी चना है, मूंग है, मसूर है ना, मूंग, हाँ मूंग भी, मूंग तो प्राय नहीं भी, लेकिन मसूर है ना, और गांव में जिसको कहा जाता है खेसारी, वो खेसारी है ना। तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं वो रबी क्रॉप्स हैं, जो कि नवंबर में लगाया जाता है और मार्च में उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, यानी काटा जाता है। इसके अलावे
खरीफ क्रॉप्स क्या सब हैं जी? जैसे धान है और बाजरा है, मकई है, ये सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। इसकी जो कल्टीवेशन किया जाता है उसकी अलग अलग प्रोसेस हैं। सबसे पहले फील्डिंग की पूरी तरह से कह सकते हैं तो उसकी खुदाई की जाती है। उसके बाद सीड को वहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। उसके बाद धीरे धीरे वह सीड जर्मिनेट करता है, वह जर्मिनेट प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। आप घर में भी धान ऊन की खेती अगर होती होगी आपके यहाँ तो आप देख सकते हैं वो खरीफ क्रॉप्स की विधि हुई। और रबी क्रॉप्स में सिर्फ सीड को ये कल्टीवेट किया जाता है और पूरी तरह से जब वो यानी जितने भी प्लांट्स हैं वीट वगैरह, या तो खरीफ क्रॉप्स रहे या तो रबी क्रॉप्स रहे, वो सभी क्या होते हैं जी? सब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ये यानी 3 to 1 फीट तक, 3 इंच से 1 फीट तक इसकी लंबाई होती है इस प्लांट की। तो ये सारे जितने भी रबी क्रॉप्स हैं या खरीफ क्रॉप्स हैं, इससे हम लोगों को सीरियल्स की प्राप्ति होती है। समझ गए? तो इस तरह प्लांट का हमने विकास देखा, यानी वृद्धि देखा, डेवलपमेंट देखा, और इससे मुझे फिर भोजन की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है, और उस अन्न को आप फिर यूटिलाइज करते हैं, आप खाते हैं, उससे आप लोगों को एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस चैप्टर से हम लोग ये सीखेंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं उसको हम क्या करेंगे जी? लगाएंगे। यदि लगाते हैं तो उससे हम लोगों को सीरियल्स की प्राप्ति होती है, यानी अन्न की प्राप्ति होती है, और वो हमारे लिए एसेंशियल है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होता है, लेकिन प्लांट्स हम लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे बात करें तो CO2 वो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो प्लांट अपने से नहीं कर सकता है ना। और बस CO2 जो कि हम ऑर्गेनिज्म हम सभी देते हैं प्लांट को, तो वो अपने फूड के लिए डिपेंड है, लेकिन वो सिर्फ CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। वो तो एबायोटिक फैक्टर से भी, जैसे वाइकल्स वगैरह से भी मिल सकता है यदि हम नहीं देंगे तो। लेकिन जितनी भी हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, वो आदमी रहे या वो बंदर रहे या कुछ भी रहे, सारे प्लांट्स पर आश्रित होते हैं। क्यों आश्रित होते हैं? भोजन के लिए। जब तक भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्लांटेशन कीजिए। प्लांटेशन की भूमिका बहुत ही अहम होती है। प्लांट्स यदि हमारे वर्ल्ड में नहीं होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा? बहुत ही हानिकारक होगा। धन्यवाद आपके लिए। ये खास वीडियो जो मैंने बनाया क्लास 5 के लिए, आप लोग देख के, और यदि किन्हीं को प्रॉब्लम होती है क्लास 5 के स्टूडेंट्स को, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू। और यूट्यूब में जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।